हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एग्ज़ाम स्टोर चैनल में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड, सबसे पहले होली की हार्दिक शुभकामनाएं जितने भी एग्ज़ाम स्टोर फैमिली के मेंबर्स हैं उन सभी को और उनके पूरे परिवार को हैप्पी होली की हार्दिक शुभकामनाएं। फ्रेंड, ये जो त्यौहार है रंगों का त्यौहार होता है और एक दिन तो बनता ही है कि आप लोग भी इस रंग में रंग सको और सारे गम को भूल जाओ। जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं मैथ के लेसन प्लान जो आपके लगातार एग्ज़ाम में भी पूछे जाते हैं। एग्ज़ाम में जैसे कि आप लोग अगर टीचिंग करा रहे हो तो टीचिंग में भी आप लोगों का इसका बहुत बड़ा रोल होता है। इस वजह से ये माइक्रो टीचिंग में भी और बड़े बड़े लेसन प्लान होते हैं लगभग 35 मिनट के या 6 से 7 मिनट वाले माइक्रो टीचिंग भी। सब कुछ इसमें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप जो माइक्रो टीचिंग भी करा सकते हैं और 35 मिनट का भी बड़े क्लास भी ले सकते हैं। ओके फ्रेंड, तो अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और बेल बटन पे क्लिक कर दो, जिससे मैं कोई भी लेटेस्ट वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन भी आपको मिल सके। तो फ्रेंड, इसमें मैं आपको घटक भी बता दूंगा, प्रकरण भी बता दूंगा, उद्देश्य कथन और अंतिम कथन भी बता दूंगा। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं क्लास 6 की है। क्लास 6 के लिए पाठ योजना है। ये जो है आपको ऐसे ही डालना रहेगा, यहाँ क्लास डालना होगा, यहाँ विषय डाल दीजिए और यहाँ विद्यालय का नाम डाल सकते हैं। प्रकरण आपका क्या रहने वाला है, ये दिनांक हो जाएगा। यहाँ पे समय डाल सकते हैं, अगर माइक्रो टीचिंग करा रहे हैं तो 6 मिनट, और ये आपका कौन सा कालांश है इसके अकॉर्डिंग आप लोग डाल सकते हैं। ओके फ्रेंड, समान उद्देश्य में क्या क्या रह सकता है, छात्रों का मानसिक एवं बौद्धिक विकास करना, छात्रों में गणित के प्रति रुचि उत्पन्न करना, छात्रों में गणित का प्रयोग दैनिक जीवन में करने का विकास करना, और चौथा हो जाएगा छात्रों में शीघ्रता व शुद्धता के साथ कार्य करने का अभ्यास करना। फिर आपको विशिष्ट उद्देश्य भी लिखना होगा, तो इसमें से क्या क्या यूज हो रहा है उसको आप लोग लिख सकते हैं। उसके बाद सहायक सामग्री में आप लिख सकते हैं संकेतक, रोलर बोर्ड, चाक, डस्टर आदि। और शिक्षण विधि में आप लिख सकते हैं प्रश्नोत्तर, व्याख्यान, प्रयोग, प्रदर्शन विधि। अगर आप बना रहे हैं 35 मिनट का तो उसमें ये सारे, और पूर्व ज्ञान से आप लिख सकते हैं कि छात्रों को व्रत के बारे में सामान्य जानकारी होती है। ओके फ्रेंड, उसके बाद अगर आप डायरेक्ट जो है माइक्रो टीचिंग कराना चाहते हैं और वो भी पाठ प्रस्तावना का, तो पाठ प्रस्तावना के में प्रकरण पहले नहीं पता होता, प्रकरण लास्ट में जो है पता होता है। तो इस वजह से आप लोग समस्यात्मक प्रश्न बता के यहाँ पर क्या बता सकते हैं कि आज हमने क्लास में व्रत की जो है पाठ प्रस्तावना का अभ्यास किया, ऐसे आप लोग बता सकते हैं। अगर 35 मिनट की क्लास करते हैं तो उसको भी मैं बताता हूँ। तो सबसे पहले आप लोग क्या पूछेंगे, सूर्य की आकृति कैसी होती है, इसको आपको यहाँ लिखना होगा। क्रमांक यहाँ छात्र अध्यापक क्रिया है, छात्र क्रिया है, यहाँ श्यामपटकार, और इधर घटक होते हैं। घटक जो मैंने आपको पहले भी वीडियो में बता दिया है, तो जिन लोगों ने वो पुराने वीडियो नहीं देखे उसका प्लेलिस्ट आपको प्लेलिस्ट भी मिल जाएगा प्लेलिस्ट में। और वहाँ पे लगभग 1-1 घंटे के भी जो है हमने कराए हुए हैं, सारे माइक्रो टीचिंग के बारे में होगा। फिर लंबे लंबे भी लेसन प्लान है 35-35 मिनट के, तो उसको भी जाके आप लोग देख सकते हैं फ्रेंड। कुछ आइडिया आपको मिल जाएगा कि कैसे माइक्रो टीचिंग कराई जाती है या बड़े बड़े लेसन प्लान कैसे बनाए जाते हैं। क्लास 6, 7, 8 के सारे हैं। ओके फ्रेंड, तो यहाँ से देखिए सबसे पहले आप क्वेश्चन पूछते हैं सूर्य की आकृति कैसी है, तो छात्र बताएंगे सूर्य गोलाकार होता है। फिर सेकंड आप पूछेंगे हम बल्ले से जो गेंद खेलते हैं उसकी आकृति कैसी है, तो उसको भी गोलाकार होती है आकृति। आप लोगों ने फुटबॉल और जो गेंद खेला होगी उसकी आकृति कैसी होती है, गोलाकार होती है। फिर गोलाकार आकृति की गणितीय भाषा में क्या कहते हैं, तो गोलाकार आकृति को वृत्ताकार कहा जाता है। क्या कहा जाता है फ्रेंड, वृत्ताकार कहा जाता है। और श्यामपट्ट वर्ग में आप जो है सूर्य बना सकते हैं, बॉल बना सकते हैं। फिर आपने पूछा कि वृत्त की परिभाषा को बताओ, तो ये क्या हो गया, समस्यात्मक हो गया। क्या हो गया, ये बच्चे जो है नहीं बता सब पाए। आप बता सकते हैं वृत्त वह बिंदु का बिंदु पथ होता है जिसकी एक, जैसे डायग्राम से आपको मैं बताता हूँ कि वृत्त वह बिंदु का बिंदु पद होता है जिसकी एक निश्चित दूरी से जो है निश्चित दूरी से सदैव दूरी क्या होती है, बराबर होती है। यहाँ से देखिए केंद्र से जो इसकी निश्चित दूरी सदैव क्या होती है, बराबर होती है। तो ये आपका वृत्त का परिभाषा हो जाएगा। अब आगे चलिए, ये आपका सिर्फ इतना अगर आप कर देते हो तो आपका पाठ प्रस्तावना लगभग 7 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ उद्देश्य कथन आप क्या लिखेंगे, आज हम सभी वृत्त के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए प्रस्तुतिकरण में शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापक क्रिया है, छात्र क्रिया, यह आपका श्यामपट्ट वर्ग हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको वृत्त, त्रिज्या और व्यास के बारे में देखना है। तो विकासात्मक प्रश्न होंगे
कि गेंद की आकृति कैसी होगी, तो उत्तर क्या मिलेगा, गेंद की आकृति गोलाकार होती है, जैसा कि आपने सैमपट वर्क में दिखाया। फिर गोला को गणितीय भाषा में क्या कहते हैं, उसकी परिभाषा दो। तो बच्चों ने बोला कि गोला को वृत्त कहा जाता है। वृत्त एक ऐसे बिंदु का बिंदुपथ होता है जो किसी समतल में इस प्रकार गति करता है कि स्थिर बिंदु से दूरी सदैव उसकी क्या होती है, बराबर। जैसा कि मैंने आपको बताया कि वृत्त वह बिंदु का बिंदुपथ होता है जिसकी एक केंद्र से निश्चित दूरी होती है और सदैव समान होती है। ठीक है फ्रेंड, तो ये आपने वृत्त का परिभाषा बता दिया। अब इसमें वृत्त की परिभाषा एवं व्यास बताओ, ये समस्यात्मक हो गया। तो फिर आपने यहाँ पे क्या किया, एक्सप्लेन कर दिया। छात्राध्यापक प्रश्न यह बताया कि वृत्त पर स्थित किसी बिंदु को वृत्त के केंद्र से मिलाने वाली रेखाखंड, ये देख सकते हैं कि वृत्त पर स्थित किसी बिंदु को वृत्त के केंद्र से मिलाने वाली रेखाखंड उस वृत्त की क्या कहलाती, त्रिज्या कहलाती। यानी ये जो है सेंटर से आप कहीं भी इस पे जो आप परपेंडिकुलर डालेंगे वो क्या होगी, रेडियस होगी यानी त्रिज्या होगी, तथा केंद्र से होकर जाने वाली जीवा उस वृत्त की व्यास होगी। अगर आप ये जो मान लीजिए इसका केंद्र है और इससे जो केंद्र से होकर जाएगी जो जीवा वो क्या होगी, व्यास होगी। ये आपको व्यास भी पता चल गया। और यहाँ पे आपने करके भी दिखा दी कि एक वृत्त के व्यास की लंबाई उसकी त्रिज्या की क्या होती है, दुगुनी होती है, क्योंकि जो डी होता है डायमीटर वो कितना होता है, आर प्लस आर होता है, यानी एक रेडियस दो रेडियस मिला के बनता है, इसीलिए डी बराबर 2 × R भी लिख से 2 टाइम ये त्रिज्या लिखा है, वही आपको बताया जा रहा है। फिर बोध प्रश्न में आप पूछ सकते हैं कि वृत्त किसे कहते हैं, तो बच्चों जवाब देंगे कि वह वृत्त ऐसे बिंदु का बिंदुपथ हो जाता है जो किसी समतल से इस प्रकार गति करता है कि स्थिर बिंदु से दूरी सदैव समान रहता है। फिर आपने पूछा वृत्त की त्रिज्या और व्यास में क्या अंतर है, तो त्रिज्या बराबर क्या हो जाएगा, डायमीटर/2, क्योंकि डायमीटर का जो है डायमीटर बराबर तो 2 × रेडियस के, तो यहाँ से रेडियस बराबर क्या हो जाएगा, ½ × डायमीटर। सेकेंड क्वेश्चन हो जाएगा वृत्त के अंत एवं बाह्य क्षेत्र का। उसके बाद यहाँ से आपने विकासात्मक प्रश्न पूछा कि गेंद का आकार कैसा होता है, तो गेंद का आकार गोल होता है। फिर गणितीय भाषा में गोल का क्या नाम है, तो गोल को वृत्त कहा जाता है, तो इसको अंत क्षेत्र बोलते हैं और इसको बाह्य क्षेत्र बोलते हैं वृत्त में। फिर आपने यहाँ से पूछा कि वृत्त के अंत एवं बाह्य क्षेत्र को समझाइए, समस्यात्मक हो गया, स्टूडेंट नहीं बता पाए। तो फिर आपको यहाँ पे छात्राध्यापक जो कथन है इसमें आपको बताना है, यदि कोई वस्तु समतल पर इस प्रकार गति करती है कि उसकी एक स्थिर बिंदु से दूरी सदैव क्या होती है, बराबर होती है, तो प्राप्त बिंदुपथ से बिंदु की आकृति को वृत्त कहते हैं, स्थिर बिंदु को वृत्त का केंद्र कहते हैं और निश्चित दूरी को वृत्त की त्रिज्या और घूमने वाली बिंदु बनाया गया वृत्तीय पथ को वृत्त की परिधि करते हैं, जो कितना होता है 2πr होता है। अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा वृत्त की परिधि। तो यहाँ छात्रपूर्वक क्या करेंगे, ध्यानपूर्वक सुनते हैं। सैमपट वर्ग में आपने बता दिया वृत्त का बाह्य क्षेत्र वह भाग होता है जो वृत्त के बाहर होता है, तथा अंत क्षेत्र वह होता है जो वृत्त के अंदर होता है। अब यहाँ से बोध प्रश्न आपने फिर दाग दिए कि वृत्त के केंद्र से निश्चित दूरी को क्या कहते हैं, तो वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। स्थिर बिंदु से निश्चित दूरी पर आबद्ध आकृति को क्या कहते हैं, वृत्त कहते हैं। और वृत्त का क्षेत्रफल आपने इसमें पूछ दिया कि वृत्त में मुख्यतः कौन कौन से कारक होते हैं, तो त्रिज्या होता है, व्यास होता है, जीवा होता है और परिधि होती है। फिर आपने पूछा वृत्त का क्षेत्रफल कैसे निकाल सकते हैं, समस्यात्मक हो गया। फिर आप यहाँ बताएंगे कि वृत्त के क्षेत्रफल के लिए वृत्त की त्रिज्या तथा नियतांक मान जो पाई होता है जिसकी यूनिट 22/7 या 3.14 भी होता है आवश्यकता होती है, तब वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr²। यहाँ पे छात्र जो है ध्यानपूर्वक सुनेंगे। और आपने यहाँ पे बताया कि माना कि किसी वृत्त की त्रिज्या r है और उसका क्षेत्रफल क्यों ए से दिखाया जाए, क्योंकि एरिया को मतलब क्षेत्रफल होता है, r मतलब त्रिज्या होता है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, a = πr², जहाँ पाई एक नियतांक है जिसका मान 22/7 होता है और 3.14 भी होता है। तो फ्रेंड इससे पहले मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं बीएड लेसन प्लान का, अभी आपने नहीं देखा है तो जाके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी और इससे निश्चित ही आपको मदद मिलेगी। और इस पर मैंने गणित का भी, भौतिक विज्ञान का, सबका बनाया। अगर आप कमेंट में जिस प्रकरण पे भी जाते हैं तो कमेंट में आप बताइए, आपको उस प्रकार का भी वीडियो दिया जाएगा। अब यहाँ देख सकते हैं शिक्षण बिंदु में आप लिखेंगे कि छात्राध्यापक क्रियाएं, छात्र क्रियाएं, ये हो जाएगा सैमपट वर्ग। फिर आपने पूछा वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र बताओ, तो स्टूडेंट ने बताया वृत्त का क्षेत्रफल πr² होता है। फिर आपने क्वेश्चन दे दिया कि वृत्त की त्रिज्या r = 30 सेंटीमीटर हो तो उसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, तो πr²। r की वैल्यू 3 दी है, 3 का स्क्वायर 9 और पाई को वैसे ही, तो 9π सेंटीमीटर²। सभी बच्चे जो है यहाँ गड़बड़ करते हैं, सेंटीमीटर²। याद रखिए क्षेत्रफल जो होता है मीटर² या सेंटीमीटर² में, तो वही वॉल्यूम या आयतन की बात करते हो तो मीटर क्यूब या सेंटीमीटर क्यूब में
होता है। तो आपको यहाँ पे यूनिट जरूर लिखना है वरना वो अधूरा रहेगा। उसके बाद आप यहाँ पे मूल्यांकन कर सकते हैं कि वृत्त किसे कहते हैं, वृत्त की त्रिज्या क्या है, वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र बताओ, या वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करो जबकि जिसकी त्रिज्या 4 सेंटीमीटर हो। आपने होमवर्क भी दे दिया कि एक वृत्त की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है तो उसकी परिधि व क्षेत्रफल की गणना कीजिए। और यहाँ पे पर्यवेक्षक के सुझाव हस्ताक्षर हो जाएंगे और ये आपका आप जो प्रकरण पूरा कंप्लीट हो गया। एक लेसन प्लान आपने 35 मिनट का पूरा करा दिया। अब ये सेकंड जो है लेसन प्लान, चलिए इसके बारे में भी हम लोग देखते हैं। और इसका प्रकरण आपका त्रिभुज है। क्या है? त्रिभुज। अगर जो लोग त्रिभुज पे बनाना चाहते हैं वो लोग बना सकते हैं। और यहाँ पे आपको क्लास डालना है, विषय डालना है, विद्यालय का नाम, यहाँ पे दिनांक, समय और कालांश। ओके, समान उद्देश्य वैसे ही रहने वाला है। उसके बाद यहाँ से आपको जो है सहायक सामग्री में आप क्या यूज कर सकते हैं, संकेतक, रोलर बोर्ड, चौक, डस्टर आदि। और शिक्षण विधि आपकी कैसी रहनी है, प्रश्नोत्तर रहेगी, व्याख्यान रहेगी, प्रदर्शन रहेगी, प्रयोग विधि। पूर्व ज्ञान में आप लिख सकते हैं कि छात्रों को त्रिभुज के बारे में सामान्य जानकारी होगी। तो जितने भी लोग माइक्रो टीचिंग कराना चाहते हैं तो बस 4 या 5 क्वेश्चन होता है माइक्रो टीचिंग में, यहाँ से करा सकते हैं। तो आपने सबसे पहले पहला क्वेश्चन पूछ दिया कि दो बिंदुओं को मिलाने पर क्या बनता है। तो फ्रेंड जो आपके स्टूडेंट होंगे वो बताएंगे कि दो बिंदुओं पर मिलाने पर रेखा बनता है। क्या बनता है? रेखा। आपने श्यामपट्ट पे बना भी दिया। उसके बाद आपने पूछा तीन रेखाओं की घिरी आकृति को क्या कहते हैं। तो स्टूडेंट ने जवाब दिया तीन रेखाओं से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं। फिर आपने पूछा त्रिभुज में कितने कोण होते हैं। तो बच्चों ने बताया 3 कोण होते हैं। त्रिभुज कितने प्रकार का होता है, यहाँ समस्या उत्पन्न हो गई, स्टूडेंट नहीं बता पाए। तो फिर आप इसको एक्सप्लेन करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप लोग का जो है पाठ प्रस्तावना का हो जाएगा। फिर आपने यहाँ से पूछा कि छात्रों आज हम त्रिभुज एवं उसके प्रकार के बारे में अध्ययन करेंगे। और फिर यहाँ पे आपको शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापक क्रिया, छात्र क्रिया, श्यामपट्ट वर्ग। आपने त्रिभुज एवं त्रिभुजी क्षेत्र के बारे में कि दो बिंदुओं को मिलाने वाली आकृति को क्या कहते हैं। तो बच्चों ने बताया कि दो बिंदुओं को मिलाने वाली आकृति को रेखा कहते हैं। फिर आपने पूछा तीन रेखाओं से घिरी आकृति को क्या कहते हैं। तो तीन रेखाओं से घिरी आकृति को त्रिभुज कहते हैं। फिर आपने पूछा त्रिभुज के कोणों का योग कितना होता है, यहाँ पर समस्यात्मक हो गया। फिर आप बताएंगे कि तीन रेखाओं से घिरा हुआ क्षेत्र त्रिभुज कहलाता है और इसके तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। याद रखिएगा फ्रेंड, इसके तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। और त्रिभुज एबीसी से घिरा त्रिभुज का अंतर क्षेत्र तल का वह भाग या क्षेत्र होता है जो त्रिभुज एबीसी से घिरा नहीं त्रिभुज का बाह्य क्षेत्र कहलाता है, जैसा कि आप लोग यहाँ देख पा रहे हैं। फिर आपने पूछा बोध प्रश्न में कि त्रिभुज किसे कहते हैं। तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज में कितने कोण होते हैं, तो 3 होते हैं। तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बनाया गया है। ये एंगल ए, एंगल 2, एंगल 3 और ये एंगल 1, 2, 3 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। फिर त्रिभुज के कोणों के आधार पर आपने पूछा कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है। तो तीनों कोणों का योग 180 होता है। फिर जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री होता है उसे क्या कहते हैं, तो समस्यात्मक हो गया। यहाँ बता सकते हैं समकोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज। जैसे कि पहले आप यहाँ एक्सप्लेन किए कि कोणों के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के, समकोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज। यहाँ स्टूडेंट जो ध्यानपूर्वक सुनते हैं, आपने समकोण त्रिभुज बताया कि वह त्रिभुज जिसका एक कोण क्या हो, 90 डिग्री का। जैसा कि आप ये क्लास में बना सकते हैं कि एक एंगल 90 डिग्री का हो। फिर अधिक कोण, वह त्रिभुज जिसका एक कोण अधिक कोण होता है। न्यून कोण क्या होता है, वह त्रिभुज जिसका एक कोण न्यून कोण होता है, यानी 190 से कम होता है। तो ये जो है आप एक्सप्लेन कर देंगे, अधिक कोण क्या होता है, समकोण क्या होता है, न्यून कोण क्या होता है। फिर आपने यहाँ पूछ दिया त्रिभुज के कोणों के आधार पर कितने प्रकार से समझा जा सकता है। तो 3 प्रकार से समझा जा सकता है। अधिक कोण त्रिभुज किसे कहते हैं, तो जिस त्रिभुज का एक कोण अधिक कोण होता है उसे अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। फिर आपने त्रिभुज भुजाओं के आधार पर पूछा कि त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती हैं। तो त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं। फिर आपने पूछा त्रिभुज में यदि 2 भुजाएं समान हो तो उसे क्या कहते हैं, समद्विबाहु। यानी जिसके 2 एंगल जो है समान हो, इक्वल है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, समद्विबाहु। फिर आपने पूछा भुजाओं के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, समस्यात्मक हो गया। फिर आपने यहाँ पे एक्सप्लेन किया कि भुजाओं के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के, समबाहु जिसकी सारी भुजाएं, समद्विबाहु जिसकी 2 भुजाएं समान हो। फिर आपने पूछा विषमबाहु यानी किसी की भी भुजा सेम ना हो। फिर आपने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया कि समबाहु किसको कहते हैं, जिसकी तीनों भुजाएं समान हो। समद्विबाहु किसको कहते हैं, जिसकी 2 भुजाएं समान हो। यहाँ पे आप देख सकते हैं। फिर आपने विषमबाहु पूछ दिया, तो विषमबाहु उसको कहते हैं जिसकी कोई भी भुजा सेम ना हो।
उसके बाद यहाँ पे आपने मूल्यांकन का प्रश्न, त्रिभुज की परिभाषा बताओ, त्रिभुज के कोणों के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, फिर आपने गृह कार्य दे दिया कि भुजाओं के आधार पर त्रिभुज के चित्र बनाओ, और यहाँ पे पर्यवेक्षक के सुझाव व हस्ताक्षर हो जाएंगे। तो फ्रेंड इस वीडियो में बस 2 ही लेसन प्लान है, बाकी आप लोगों को मैं और भी दे दूंगा, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा तो अपलोड नहीं हो पाएगा। ठीक है फ्रेंड, तो इस वीडियो में बस इतना ही, और आपको फिर अगेन एक बार हैप्पी होली। सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। आप लोग, रंगों का त्यौहार है, जितना ज़्यादा से ज़्यादा होली खेल सकते हैं खेल लीजिए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।